हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। पिछली वीडियो में हमने 6th क्लास साइंस का 15 चैप्टर स्टार्ट किया था जो अधूरा रह गया था। चलिए आज उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 4, फाइंड ए सनी रूम इन योर स्कूल होम। ये कह रहा है कि कोई भी एक ऐसा कमरा आपको ढूंढना है जहाँ पर अच्छा सा सूर्य का प्रकाश आ रहा हो। ये स्कूल में भी हो या आपके घर में हो। क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडो विद कर्टेन्स पुल डाउन टू मेक द रूम डार्क। आपको क्या करना है, गेट और खिड़कियां सब बंद कर देने हैं। पर्दे लगे हुए हैं उनको भी नीचे कर देना है और उस रूम में बिल्कुल अंधेरा कर देना है। ओपन द डोर और ए विंडो फेसिंग द सन just a little in such a way that it allows sunlight to enter the room only through a slit। आपको क्या करना है, वो एक कोई भी जो खिड़की या कोई भी दरवाज़ा जो बिल्कुल सूर्य की किरणों के सामने है, जिस पर सूर्य की किरणें सीधी गिर रही हों, उसको क्या करना है, उसके अंदर एक छोटा सा होल कर देना है जिससे कि सूर्य का प्रकाश उस स्लिट के द्वारा अंदर आ सके। लुक केयरफुली एट द इनकमिंग बीम ऑफ सनलाइट। अब आपको क्या करना है, सूर्य का जो बीम मतलब सूर्य के जो प्रकाश का जो बीम अंदर आ रहा है उसको ध्यानपूर्वक देखना है। डू यू सी सम टेनी शाइनिंग पार्टिकल मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट। क्या आपको दिख रहा है कि छोटे छोटे जो है पार्टिकल धूल के, वो उस सूर्य के प्रकाश की जो किरण आ रही है उसके अंदर आपको घूमते हुए नजर आएंगे। व्हाट आर दीज पार्टिकल्स। ये कैसे पार्टिकल हैं, क्या हैं ये पार्टिकल। ड्यूरिंग विंटर यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड similar beam of sunlight filter through the trees in which dust particle appear to dance merrily around। विंटर होता है सर्दियों में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो कोई घनी पत्तियों वाला पेड़ होता है उसकी जो पत्तियों के बीच में जो गैप होता है उसके अंदर से सूर्य का प्रकाश ऐसे फिल्टर होकर आता है जैसे कोई सूर्य का प्रकाश का बीम गिर रहा हो, और उस बीम के अंदर भी धूल के छोटे छोटे कण, बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे कण आपको डांस करते हुए दिखाई देंगे, घूमते हुए दिखाई देंगे। दिस शोज दैट एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल। इससे यह शो होता है, यह दर्शाता है कि हवा के अंदर भी धूल के कण होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो हवा होती है उसके अंदर जो धूल के कण होते हैं वो एक जगह पर अलग मिलेंगे, दूसरी जगह पर अलग। वेरीज का मतलब होता है वेरी करना, अलग अलग होना, समय समय पर अलग, जैसे समय का डिफरेंस भी होता है और स्थान का डिफरेंस भी होता है। वी इनहेल एयर वैन वी ब्रीथ थ्रू अवर नोस्ट्रिल। ये कह रहा है कि हम हवा को अंदर खींचते हैं जब हम अपनी नाक से सांस लेते हैं। फाइन हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। म्यूकस होता है और छोटे छोटे बाल होते हैं जो जिसके अंदर से हवा छनकर अंदर जाती है ताकि धूल के कण हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ना जा सकें, जो हमारा श्वसन तंत्र होता है उसके अंदर ना जा सके। डू यू रिकॉल बीइंग स्कोल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ। क्या आपको याद है कि कभी कभी आपके घर वालों ने, आपके पेरेंट्स ने आपको डांटा होगा जब आप मुंह खोलकर सांस लेते हैं। इफ़ यू डू दैट, अगर आप ऐसा करते हैं, हार्मफुल डस्ट पार्टिकल में एंटर योर बॉडी। जो हानिकारक धूल के कण होते हैं वो आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। We may conclude then that air contains some gases, water vapor and dust particle। अब हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हवा के अंदर गैसें होती हैं, जलवाष्प होते हैं और धूल के कण होते हैं। The gases in the air are mainly nitrogen, oxygen, small amount of carbon dioxide and many other gases। जो मेन गैसेज हैं हवा के अंदर वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड है और भी थोड़ी बहुत गैसें और भी हैं। However, there may be some variation in the composition of air from place to place। और जो हवा का जो कंपोजिशन होता है, हवा की मात्रा होती है, हवा के अंदर जो घटक होते हैं उनकी जो मात्रा होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न मिलते हैं, अलग अलग मिलते हैं। वी सी दैट एयर कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हम देखते हैं कि हवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तो नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। इनफैक्ट दीज टू गैसेज टुगेदर मेक अप 99% ऑफ द एयर। यहाँ तक कि ये दोनों गैसें मिलकर ही हवा का
99% भाग बना देती हैं। द रिमेनिंग 1% इज कंस्टिट्यूटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड ए फ्यू अदर गैसेज एंड वाटर वेपर। और जो 1% हिस्सा रहता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जलवाष्प होते हैं और भी छोटी मोटी गैसें होती हैं। हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सोइल। जो पानी के अंदर और मिट्टी के अंदर जो जानवर रहते हैं, जो पेड़ पौधे रहते हैं, उनको ऑक्सीजन कैसे मिलती है, उनको कैसे प्राप्त होती है। टेक सम वाटर इन ए ग्लास और मेटल कंटेनर। आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है, या तो किसी ग्लास में या किसी धातु के बर्तन में। हीट इट स्लोली ऑन ए ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड जो होता है उसके ऊपर आपको थोड़ा स्लो हीट पे आपको गैस को, इसको पानी को गर्म करना है। वेल बिफोर द वाटर बिगिन टू बॉयल लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस। जब तक पानी गर्म होना शुरू नहीं हो जाता, आपको उसका जो अंदर का जो सरफेस है, सतह है, उसको ध्यानपूर्वक देखना है। डू यू सी टाइनी बबल्स ऑन द इनसाइड। क्या आपको छोटे छोटे बुलबुले दिखाई दे रहे हैं अंदर। दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजोल्व इन वाटर। ये बुलबुले वहीं से आ रहे हैं क्योंकि गैस, जो पानी के अंदर जो है गैस घुली हुई है, उसी से बुलबुले बन रहे हैं। When you heat the water to begin with, the air dissolve in it escape। जब पानी उबलना शुरू हो जाता है तो जो उसके अंदर हवा घुली हुई होती है वो गायब हो जाती है। As you continue heating, the water itself turn into vapor and finally begin to boil। अगर आप इस प्रक्रिया को लगातार, मतलब उसको गर्म करते रहते हैं लगातार, तो क्या होता है, जो पानी है वो खुद ही वाष्प में बदल जाता है और उबलना शुरू हो जाता है। वी लर्नड इन चैप्टर 8 एंड 9, अध्याय 8 और 9 में हमने पढ़ा दैट द एनिमल लिविंग इन वाटर यूज द डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। जो पानी के अंदर जो जानवर रहते हैं वो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन से जीवन यापन करते हैं, उसी को यूज करते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सोइल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर, इजंट इट। जो मिट्टी के अंदर जो प्राणी रहते हैं, जो जानवर रहते हैं, वो भी जीवित रहने के लिए उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। क्या ऐसा नहीं है। हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड। जो ऑक्सीजन की, जो हवा की जो उनको ज़रूरत होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है। फॉर रेस्पिरेशन, श्वसन के लिए। एक्टिविटी 6, टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन ए बिकर और ए ग्लास। आपको क्या करना है, थोड़ी सी मिट्टी लेनी है किसी बिकर के अंदर या ग्लास के अंदर, सूखी हुई मिट्टी। ऐड वाटर टू इट एंड नोट व्हाट हैपन्स। इसके अंदर पानी डालिए और देखिए क्या होता है। डू यू सी बबल कमिंग आउट फ्रॉम सॉइल। क्या आपको दिख रहा है कि मिट्टी के अंदर से बुलबुले बाहर आ रहे हैं। दीज बबल्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल। ये बुलबुले यह दर्शाते हैं कि मिट्टी के अंदर भी हवा होती है। When the water is poured on the lump of soil, it displaces the air which is seen in the form of bubble। जब मिट्टी के अंदर पानी डाला जाता है तो जो हवा होती है वो पानी जो है वो हवा का स्थान ले लेता है और हवा के बुलबुले बनकर वो बाहर आ जाते हैं। The organism that live inside the soil and the plant roots respire in this air। जो जानवर मिट्टी के अंदर रहते हैं और जो पौधों की जड़ें जो मिट्टी के अंदर गई हुई होती हैं वो इसी हवा के द्वारा श्वसन करते हैं। A lot of burrows and holes are formed in deep soil by the animals living in the soil। मिट्टी के अंदर जो जानवर रहते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे होल बना लेते हैं, सुरंग सी बना लेते हैं मिट्टी के अंदर काफ़ी नीचे तक। These burrows also मेक स्पेस अवेलेबल फॉर एयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ सोइल। और इन्हीं होल, जो ये होल होते हैं, इन्हीं के सुरंग होती हैं जो इन्हीं के द्वारा फिर हवा अंदर और बाहर आती जाती है। हाउ एवर व्हेन इट रेन्स हैवीली, जब भारी वर्षा होती है, वाटर फिल्स अप ऑल द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एयर इन द सोइल। जो पानी है वो सारा स्थान ले लेता है, वो हवा का, जो मिट्टी के अंदर हवा होती है उसका स्थान पानी ले लेता है। इन दिस सिचुएशन, ऐसी अवस्था में, एनिमल लिविंग इन द सोइल हैव टू कम आउट फॉर रेस्पिरेशन। ऐसी अवस्था में जो मिट्टी के अंदर जो जानवर रहते हैं उनको बाहर आना पड़ता है श्वसन के लिए। कुड दिस बी द रीज़न वाई अर्थवॉर्म्स कम आउट ऑफ द सोइल ओनली ड्यूरिंग हैवी रेन्स।
क्या यही कारण हो सकता है कि जो केचुए होते हैं वो बाहर आते हैं मिट्टी से जब भारी वर्षा होती है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई ऑल द ऑक्सीजन ऑफ एटमोसफेयर डज नॉट गेट यूज्ड अप थ्रू ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कंज्यूमिंग इट। क्या आप यह जानकर आश्चर्यचकित नहीं है कि इतनी बड़ी सजीवों की जो मात्रा है वो ऑक्सीजन का यूज करती है और फिर भी ऑक्सीजन ख़त्म नहीं हो जाती है क्या? हु इज़ रिफिलिंग द ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर। वातावरण के अंदर कौन ऑक्सीजन को दोबारा से भर देता है, रिफिल कर देता है? हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर रिप्लेस्ड। वातावरण के अंदर ऑक्सीजन दोबारा से कहाँ से आ जाती है? इन चैप्टर 7 वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस। जो अध्याय 7 था उसमें हमने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद इट। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं साथ साथ। प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। जो पौधे होते हैं वो भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन का ही यूज करते हैं, बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम। परंतु वो जितना यूज करते हैं उससे काफ़ी बड़ी मात्रा में इसका उत्सर्जन करते हैं। दैट इज़ वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। इसलिए हम कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। यह तो पता ही है सबको कि पौधों के बिना जानवर जीवित नहीं रह सकते। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर इज मेंटेन्ड थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बाय द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो क्या बोलते हैं बैलेंस है, जो मतलब ना तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने चाहिए ना ऑक्सीजन, इसका बैलेंस कैसे बनता है? जो पौधे होते हैं और जो प्राणी होते हैं जो श्वसन करते हैं उससे और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। यह दर्शाता है कि कैसे पेड़ पौधे और प्राणी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वी कैन नाउ अप्रिशिएट हाउ इम्पोर्टेंट एयर इज़ फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अब हम यह बता सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर हवा कितनी ज़रूरी है जीवन के लिए। आर देयर एनी अदर यूजेज ऑफ एयर। क्या यहाँ पर हवा के और भी यूज हैं, और भी मतलब कार्य होते हैं हवा से? हैव यू हर्ड अबाउट ए विंड मिल। क्या आपने कभी भी एक विंड मिल के बारे में सुना है? लुक एट फिगर 15.12। 15.12 में जो ये चित्र दिखाया गया है इसको ध्यान से देखिए। द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। हवा से ही विंड मिल जो है वो घूमते हैं। द विंड मिल इज़ यूज टू ड्रा वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड टू रन फ्लोर मिल्स। ये जो विंड मिल होते हैं इनका कार्य क्या होता है? इनसे ट्यूबवेल चलाए जाते हैं और जो फ्लोर मिल मतलब आटे की जो मिल होती हैं वो चलाई जाती हैं। विंड मिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल्स होते हैं जो ये पवन चक्कियाँ जो होती हैं इनका यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली बनाने के लिए। एयर हेल्प इन द मोमेंट ऑफ सेलिंग याचिज ग्लाइडर्स पैराशूट्स एंड एरोप्लेन्स। जो ये हवा होती है इसका यूज़ होता है जो सेलिंग होते हैं, मतलब ये जो यात्रीज होते हैं इनका जो सेलिंग करते हैं। ग्लाइडर्स पैरासूट मतलब ये पैरासूट भी हवा में उड़ते हैं, देखा होगा आपने, और एरोप्लेन हवा में उड़ते हैं। बर्ड्स बैट्स एंड इंसेक्ट कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। जो पशु पक्षी होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं वो भी हवा की उपस्थिति में ही उड़ पाते हैं। एयर ऑल्सो हेल्प इन द डिस्पर्जल ऑफ सीड्स एंड पोलन ऑफ फ्लावर ऑफ सेवरल प्लांट्स। मतलब क्या है कि जो बीजों का जो डिस्पर्जल होता है और जो फूल होते हैं उनके अंदर जो पोलिनेशन होता है उनके लिए भी हवा बहुत ज़रूरी है। एयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। जो जल चक्कर होता है उसके अंदर भी हवा का मेन रोल होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो फ्रेंड्स हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए आप लेसन को और समझिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नहीं, पहले हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू।